बेटा क्लास 9th के सबसे बोरिंग चैप्टर पे आज बात करने वाले हैं। बहुत बोरिंग है बट आज हम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि इस क्लास के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचने वाला, बिकॉज हम इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री पर। यूक्लिड ज्योमेट्री वैसे तो बहुत इजी है, अगर आपने ध्यान से आज इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया या इस क्लास में आप कंटिन्यू बने रहें तो आप मान के चलें कि 99% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री का, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं या अगर वो पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। बट आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए समझते हैं वन बाई वन। पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी एक एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले जैसा आप देख रहे हैं यहां पर मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आने चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा पहला पॉइंट यहां पर क्या दे रखा है, अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें करें व्हाट आर डायमेंशन ऑफ, ये अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट वहां पर देखने को मिलेंगे, बट आपको पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। यहां पर आपको सिंपली 2 मिनट में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सॉलिड की बात की है, सरफेस की बात की है, लाइन की बात की है और पॉइंट की बात की है। इन चार चीजों को समझना बहुत जरूरी है और ये कह रहा है कि इनकी डायमेंशन क्या है। क्या आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम सॉलिड की बात कर रहे होते हैं तो सॉलिड फिगर में कितनी डायमेंशन होती हैं, तो वो याद रखना है आपको, 3 डायमेंशन। सॉलिड जो फिगर होते हैं उनमें 3 डायमेंशन होती है, याद रखिएगा। और जब हम बात करते हैं सरफेस की तो सरफेस में ओनली 2 डायमेंशन होती है, लेंथ होती है और विड्थ होती है। जब हम बात करते हैं लाइन की तो लाइन में ओनली लेंथ होती है, विड्थ हम वहां पर कंसीडर ही नहीं करते हैं। याद रखिएगा लेंथ जब भी हम बात करेंगे या कोई भी लाइन है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती है। उसके बाद आता है पॉइंट। तो पॉइंट में जब हम बात कर रहे होते हैं तो ना तो इसकी लेंथ होती है ना इसकी विड्थ होती है, यानी कुछ भी हम इसका डायमेंशन मेजर नहीं करते। अब हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए 6 पॉइंट। पहला हमारे पास दे रखा है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। क्लियर हो गया। तो पॉइंट में कोई भी पार्ट नहीं होता, ना तो लेंथ ना विड्थ ना कुछ भी, कोई डायमेंशन नहीं होती है। दूसरा कह रहा है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन जो है जिसके अंदर ब्रेथ मतलब चौड़ाई नहीं है ना, ऐसी लेंथ है, ऐसी लेंथ है जिसमें चौड़ाई नहीं होती है। आपसे पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा, ऐसी लाइन जिसमें विड्थ नहीं है, चौड़ाई नहीं है, क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। थर्ड में हम ध्यान से समझेंगे, द एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है तो लाइन का जो एंड है वो क्या है? वो पॉइंट ही तो है। क्यों है वो भी समझ लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइन है दैट इज कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट। अगर आप यहां से इस तरीके से डॉट बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं तो क्या बनेगा? आपको लाइंस मिल जाएगी। तो लाइंस किससे मिलके बनी है? पॉइंट से मिलके बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड पॉइंट है वो भी पॉइंट ही तो हुए। तो लाइन के एंड पॉइंट जो होंगे वो पॉइंट होंगे। फोर्थ वन देखते हैं, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। एक स्ट्रेट लाइन क्या है? एक लाइन है विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। कह रहे हैं कि जो भी स्ट्रेट लाइन है वो किस पर पड़ी हुई है? देखिए पॉइंट पे ही है। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट पूछ रहा है अ सरफेस इज दैट विच हैज अ लेंथ एंड विड्थ। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी सरफेस होता है उसकी लेंथ होती है और विड्थ होती है। इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, मिस नहीं करना है। 6 नंबर पे देखिए पूछा है आपसे, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। मान लीजिए कोई भी सरफेस है, सरफेस इन द सेंस जो 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशन होती है। तो ये हमारी लेंथ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है, विड्थ है, इस तरीके से हो गया। और ये कह रहे हैं कि ये सब क्या है? ये लाइंस ही तो हैं। तो जो भी एजेस हैं सरफेस की वो सारी क्या कहलाएंगी? लाइंस कहलाएंगी।
उसके बाद हमसे पूछ रहा है सम यूक्लिड एक्सिम्स क्या होते हैं। होते तो और भी बहुत सारे हैं, बट यहां पर हमने कुछ ली है जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। पहली जो एक्सिम्स है वो क्या कह रहे हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज ली यहां पर, दिस इज ए बी, और हमने लिया यहां पर पी क्यू, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम, बिल्कुल इसके इक्वल है। मान लीजिए मैंने लिखा कि ए बी क्या है, किसके इक्वल है, पी क्यू के। ए बी पी क्यू के इक्वल है, इसका मतलब ए और बी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। दूसरा पॉइंट हमसे बोला है इसने, इफ इक्वल आर एडेड, कोई भी नंबर्स आप उठा लें, मैं यहां पर नंबर्स ले रहा हूं जिससे समझ में आ जाए, इधर 2 है और इधर मान लीजिए कि 2 है, और उसने कहा इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल है, और इनमें मैंने प्लस का यहां पर 5 कर दिया, यहां प्लस के 5 कर दिया, क्योंकि इक्वल में इक्वल ऐड करना है, इक्वल में इक्वल ऐड करना है। जब इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो ऑलवेज इक्वल ही रहेगा, यही एक्सिम बोल रहा है, यूक्लिड की एक्सिम बोल रही है कि कोई भी इक्वल है जो आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल है और उनमें कोई भी इक्वल नंबर सबने ऐड कर दिया तो वो नंबर जो है इक्वल ही रहेगा। थर्ड एक्सिम क्या कह रहे हैं, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, सेम चीज यहां रिपीट की गई। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां हमने माइनस का 2 किया, यहां भी हमने माइनस का 2 किया, तो जो रिमेनिंग डिजिट होंगी या नंबर्स होंगे वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमसे एक्सिम क्या कह रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब है जैसे मान लीजिए हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की और उसी लाइन पे कोई एक और लाइन कोइंसाइड कर गई, बिल्कुल उसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। फिफ्थ में पूछ रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल होगा वो ऑलवेज पार्ट, जो भी पार्ट है उसका, उससे हमेशा ग्रेटर होगा। कैसे, होल का मतलब होता है कंप्लीट और उसको हम मानते हैं 1 से, और उसके बाद जब उसका पार्ट होगा या 1/4 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/8 हो सकता है, 1/20 हो सकता है, तो ये जो पार्ट है इनसे हमेशा जो होल होगा वो ग्रेटर होगा, हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अदर। जैसे हमने एक नंबर लिया, यहां पर अगेन 2, यहां भी हमने 2, और इनका हमने डबल कर दिया। डबल किससे कर रहे हैं, 2 से, तो ये नंबर भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। बहुत इजी है, लग रहा है कि मुश्किल है ना, बहुत इजी है ये। थिंग्स विच आर हाफ, अब कह रहे हैं कि अगर हम उसको हाफ कर दें तो आर इक्वल टू द वन अनदर। सपोज यहां हमने 4 लिया, यहां भी 4 लिया, और इनको हाफ कर दिया 2 से डिवाइड, यहां भी 2 से डिवाइड, तो क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू। तो जब सेम नंबर है और उसको हाफ कर रहे हैं तो जो ऑप्टेन नंबर है वो भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हम उसका सेम नंबर को किसी भी पर्टिकुलर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो भी हमें सेम नंबर मिलेगा, राइट। तो एग्जाम्स बहुत बहुत इजी है, इसके याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूक्लिड 5 पोस्टुलेट, ये इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको समझना है, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम पूरा यूक्लिड ज्योमेट्री इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा यूक्लिड ज्योमेट्री क्या बोल रहा है, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट क्या है। नंबर 1 आपसे एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट पोस्टुलेट बताइए, सेकंड बताएं, थर्ड बताएं, फोर्थ बताएं, फिफ्थ बताएं, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको आने चाहिए फिफ्थ के फिफ्थ ही। पहला क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। एक पॉइंट ये है, बहुत ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट ये है, तो हमने इससे दोनों को मिला दिया, क्या मिली हमको, ये स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी 2 पॉइंट से, और ये 2 पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन जब हम उन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फर्स्ट पोस्टुलेट बिल्कुल क्लियर है। सेकंड को समझ लेते हैं। सेकंड पोस्टुलेट बोल रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन
अब टर्मिनेट लाइन क्या है, पहले चलिए, एक लाइन है और उस लाइन को हमने यहां से टर्मिनेट कर दिया, दिस इज ए, दिस इज बी, क्लियर, ए बी पर टर्मिनेट कर दिया। तो कह रहे हैं अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, यस, तो आगे को हम इसको बढ़ा सकते हैं जितना भी चाहे। पोस्टुलेट थर्ड क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, चाहे रेडियस कुछ भी हो, हम रेडियस आर की वैल्यू 2 ले लें, तो अगर हमने आर की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो यहां से यहां तक की वैल्यू ये हो गई 2, तो रेडियस 2 हो या उसने कहा है कि सेंटर कहीं भी हो, हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, याद रखिएगा कहीं भी किसी भी रेडियस पर। पोस्टुलेट फोर्थ कह रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मान लें कि एक आपके पास कोई ट्राइंगल है, सपोज करो ये ट्राइंगल है और इसका ये एंगल है 90 डिग्री, एक और ऐसी आपने बना दिया वो भी 90 डिग्री, तो जो भी राइट एंगल होंगे वो आपस में कितने कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली सुनो, एक्सप्लेन किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पोस्टुलेट फिफ्थ है, क्यों फिफ्थ है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहां समझना बहुत जरूरी है, इसको समझ लेते हैं। पोस्टुलेट फिफ्थ कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, पहले तो हम यहां टू स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, क्लियर है, टू इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन बना दी, लाइन मेक द इंटीरियर एंगल, चलिए अब इंटीरियर एंगल देखिए, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, ये 1 ये 2, यहां पर 3 यहां 4, बहुत ध्यान समझिएगा आगे का, इसने इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, अगर उनका एंगल लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90, मान लीजिए कि मैंने इन दोनों का एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो सम ऑफ 90 डिग्री मतलब 180 से कम है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 180 से कम है, तो क्या कह रहा है, तो इसका मतलब है इस साइड पे ये लाइन एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपस में क्या करेंगी, मीट करेंगी, क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, क्लियर। अगर अगर इन इंटीरियर एंगल यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 से ग्रेटर है, सम 180 से ग्रेटर है, तो ये लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्लियर। तो अगर इंटीरियर एंगल का जो सम है 180 से ग्रेटर है, तो उस साइड में जो लाइंस होंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट जिधर 180 से लेस होगा उस साइड में वो लाइन एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, थ्योरम है 5.1, इस पहले थ्योरम को भी समझते हैं फिर हम क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। थ्योरम हमसे क्या पूछी थी, एक ही थ्योरम है इस पूरी एक्सरसाइज में। थ्योरम 5.1 में कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब क्या है कि इंटरसेक्ट पॉइंट जो है एक से ज्यादा नहीं हो सकता अगर टू लाइंस है, मींस एक लाइन देखिए ये है और मैंने एक लाइन और क्रॉस कर दी, इन दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब यह है कि टू स्ट्रेट लाइन जब भी आप देखेंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ओनली वन पॉइंट पे करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, याद रखिएगा, क्लियर। पहला, दूसरा जो हमारे पास देखिए अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं आपके यूक्लिड ज्योमेट्री के। पहला हमारे पास पूछ रहा है ट्रू फॉल्स बताना है, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ओनली वन लाइन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं आपको यहां लिख देता हूं, दिस इज फॉल्स। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, हम एक पॉइंट लेते हैं दिस इज, और इस पॉइंट से आपको कह रहा है कि वो सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हैं, तो हमने एक लाइन देखिए ये ड्रॉ कर दी, हम एक लाइन और ले सकते हैं, टू हो गई,
क्या हम और भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम और ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो स्टेटमेंट यहां गिवन है दैट इज फॉल्स, ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि कोई भी सिंगल पॉइंट है, उस सिंगल पॉइंट से इंडेफिनिट, है ना, इंडेफिनिट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। याद रखिएगा पहला पॉइंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दूसरे में क्या कहा, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट से उसने कहा क्या, अब कोई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक ये है और एक ये, उसने कहा कि इन डिस्टिंक्ट पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन ना बहुत सारी आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप देख लेते हैं इन दोनों से। अब दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो या तो वो इस ए से जाएगी तो बी से नहीं जाएगी, बी से जाएगी तो ए से नहीं जाएगी। अगर हम अगेन इन्हीं दोनों पॉइंट से इसको पास करेंगे तो ये ओवरलैप करेंगी। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी टू पॉइंट हैं उनसे हमेशा ओनली वन लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये भी आपका फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स है, राइट। आगे थर्ड वन कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। ये आपका क्या है? थर्ड वन, दिस इज अभी हमने डिस्कस भी किया था। कोई भी लाइन है और उसके टर्मिनेटेड पॉइंट है, देखिएगा दिस इज ए, दिस इज बी। तो यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी क्या हो गया? टर्मिनेटेड पॉइंट है। तो जब ए बी हमारे टर्मिनेटेड पॉइंट है तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इन टर्मिनेटेड पॉइंट के आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। थर्ड वाला ट्रू है, याद रखिएगा। फोर्थ में कह रहे हैं इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, कोई भी टू सर्कल है, एक ये है और एक ये, ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। बिल्कुल, जब भी कभी याद रखिएगा सर्कल आपस में इक्वल है तो उनकी रेडियस भी आपस में इक्वल होगी। यानी कि ये हम ले लेते हैं ओ ए, ये ले लेते हैं ओ डैश, ये बी, तो ओ ए इक्वल होगा ओ डैश बी के। क्लियर? अगर सर्कल आपस में इक्वल है तो रेडियस इक्वल होगी, रेडियस आपस में इक्वल है तो सर्कल इक्वल होगा, और सर्कल इक्वल है तो डायमीटर भी इक्वल होगा, डायमीटर इक्वल है तो क्या होगा? सर्कल इक्वल होंगे, रेडियस इक्वल होगी। क्लियर? तो एक दूसरे से सब के सब जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। एक फिगर दिया था, यहां पर फिगर मेंशन नहीं है बट मैं लिख लेता हूं। कह रहे हैं ए बी इक्वल है पी क्यू के। एक हमने ए बी ले लिया, दिस इज ए, दिस इज बी। एक पी क्यू ले लिया, दिस इज पी, दिस इज क्यू, और एक ले लिया हमने एक्स वाई। बहुत ध्यान समझिए, वो क्या कह रहा है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। क्लियर? और कह रहा है पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। देन ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यानी कि ऑल दीज थ्री आपके जो लाइंस हैं या पॉइंट आपके सेगमेंट हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेकंड में आपसे पूछा है गिव द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन पूछिए, गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? तो हमने क्या करना है, इनको एक फिगर के थ्रू भी लेके चलेंगे, थोड़ा सा डिफाइन भी करेंगे। तो पहला अगर हम देखें, वो दे रहा है कि पैरेलल लाइन। कैसे पता लगाएंगे कि ये एक दूसरे के पैरेलल है? तो पैरेलल लाइन क्या होती है? इफ, मैं लिख नहीं रहा, लिखने से बहुत टाइम जाएगा, हम यहां पर मेंशन करेंगे। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो हमने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेक करनी है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये कह रहे हैं कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू लाइंस आर इक्वल। परपेंडिकुलर क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि अगर हमने एक में परपेंडिकुलर ले लिया, सपोज करो हमने इसमें तो परपेंडिकुलर ले लिया, लेकिन ये हमने परपेंडिकुलर नहीं लिया, अब ये आपस में इक्वल हो नहीं सकती। अगर है तो फिर ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगी। तो पैरेलल लाइन में क्या कह रहा है? इफ
द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ if the distance of the perpendicular lines are equal between two lines then these lines are parallel। अगर कह रहे हैं कि L और M के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपस में कैसी है, इक्वल है। मैं मान लीजिए यहां पर ले लेता हूं AB, यहां ले लेता हूं PQ, तो इसका मतलब जो AB है वो इक्वल होगा PQ के, क्योंकि जो AB है वो परपेंडिकुलर है किस पर, M पर, और PQ परपेंडिकुलर है किस पर, M पर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तभी हम ये बात बता सकते हैं कि ये पैरेलल होंगी, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होंगी, लाइक जस्ट लाइक दिस, क्योंकि इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है जब कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट 90 डिग्री। कितने पर, 90 डिग्री। जब भी कभी एक लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और परपेंडिकुलर का ये साइन भी होता है। अगर मैं इसको ए बी मान लूं, इसको एम मान लूं, इसको पी मान लूं सपोज करो, तो मैं लिखूंगा पी एम परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन। ये लाइंस है, लाइंस को हम दोनों साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, बट हमने यहां पर लिया ये लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है ना। तो इसको हमने लिया ए, इसको लिया बी, तो ए बी क्या हो गया, ए बी हुआ आपका लाइन, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अगर ये लाइन सेगमेंट है तो हम इसको जब दोबारा लिखेंगे तो यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं, ए बी, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट को हम प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन लाइन को हम एरो के साइन दिखा रहे हैं। इससे मतलब है कि इसको हम इस साइड भी मूव कर, आगे को बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं हमसे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल which have four equal side। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 इक्वल साइड होती हैं। याद रखिएगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी इक्वल साइड होती है, इक्वल साइड, क्लियर है। और एंगल, एवरी एंगल यानी ईच एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री। ईच एंगल 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइडें इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री हो, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, आप चाहे तो इसको एक बार डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी देयर आर एग्जिट द थर्ड पॉइंट, ये आपका कुछ है नहीं इसमें। पूछा हमसे, देखिए हमसे पूछा है क्या, देख देते हैं। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। यस, अनडिफाइंड टर्म्स तो है इसमें। आर दीज पोस्टुलेट कंसीडर, डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। यूक्लिड पोस्टुलेट को ये फॉलो नहीं कर रहा है, एक्सिम को फॉलो कर रहा है। ये बस इतना ही इसका सॉल्यूशन है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा है, इसको समझते हैं, इसमें क्या बोला है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, देखिए, इफ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए बी। हमने यहां पर कोई पॉइंट लिए, देखिए ए और ये ले लिया हमने बी। अब ए और बी के बीच में, है ना, बिटवीन बोला है तो बीच में क्या एक पॉइंट है सी, सच दैट कि ए सी इक्वल है किसके, बी सी के। तो यहां पर गिवन है ए सी इक्वल है बी सी के, बहुत ध्यान समझिएगा, ए सी इक्वल है बी सी, ये गिवन है आपके लिए। देन प्रूव दैट कि ए सी, अब हमको ये गिवन है तो हमने लिख दिया गिवन है। प्रूव क्या करना है वो भी लिख देते हैं। प्रूव कि ए सी इक्वल है 1/2 ए बी के, ये हमको प्रूव करना है। अब आप जरा समझो, इसको प्रूव करने के लिए आपको पता है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए सी प्लस बी सी इक्वल है ए बी के, क्या नहीं लिख सकते, दिस प्लस दिस इक्वल है दिस के। अब हमने देखा
AC इक्वल है BC के, तो मैं BC की जगह क्या लिख दूं, AC लिख सकता हूं, नहीं? क्लियर है? तो AC और AC क्या हो गया, 2AC हो गया। अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/2, ये जो 2 है अपॉन में पहुंचेगा और ये हो जाएगा AB। तो AC की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 AB। यही हमको प्रूव करना था, कुछ है नहीं, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर हमने ड्रॉ कर दिया, है ना? बहुत इजी है, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सिंगल क्वेश्चन में। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा चलिए 5 को भी समझ लेते हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे, डीपली समझेंगे भी। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन की बात की इसने, जो अभी भी हमने कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। तो ये देखिएगा, ये A है, ये B है, C को इन्होंने क्या मान लिया, मिड पॉइंट। तो C इज अ मिड पॉइंट, C इज अ मिड पॉइंट, हमने ये लिख दिया, ठीक है। C इज अ मिड पॉइंट। आगे क्या बोल रहा है, ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, AB का मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है, देन AC इक्वल होगा BC के, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हम यहां पर कोई भी एक और पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज C। नो, दैट इज C नहीं, दैट इज हम ले लेते हैं D, ओके, D ले लेते हैं। अब आपको प्रूव करना है कि एट एनी कॉस्ट किसी भी लाइन के दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते। क्लियर है? ठीक है, चलिए हमें कैसे करके ये प्रूव करना है कि AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के। हमने ये माना कि C भी हमारा मिड पॉइंट है और D भी, तो हम ये लिखेंगे लेट D इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ठीक है। हमने ये मान लिया कि D भी इसका एक मिड पॉइंट है। तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे, जब ये मिड पॉइंट है तो हो जाएगा AC इक्वल है BC के, ठीक है। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि AC प्लस BC इक्वल है AB के, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब समझिए यहां से अगर हम क्या करें, BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। BC का क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है BC की जगह AC लिखेंगे, तो AC प्लस AC इक्वल हो जाएगा AB के। तो 2AC इक्वल हो जाएगा AB के, और AC इक्वल हो जाएगा 1/2 AB के। अभी अभी हमने प्रूव करा था, वही है ये, इक्वेशन 1 हो गई। क्लियर है? इक्वेशन 1। अब हम दूसरा क्या मान रहे हैं, क्योंकि हमने माना है कि DB इसका एक मिड पॉइंट है। जब D इसका मिड पॉइंट है तो ये भी ऐसे ही होगा, AD इक्वल होगा BD के, ओके। और हम लिख सकते हैं AD प्लस BD इक्वल होगा AB के। बहुत ध्यान समझा, क्या हम BD को AD लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AD प्लस AD इक्वल हो जाएगा AB के। इसको हम लिख सकते हैं 2AD इक्वल हो जाएगा AB के। अच्छा, AD की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 AB। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। 1/2 AB आपस में कैसे इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से 1/2 AB किसके, AD AC। तो AC इक्वल होगा AD के। इसका मतलब है कि AC और AD दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है। तो क्लियर हो गया कि C और D एक ही जगह होंगे, किसी एक ही पॉइंट पर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि AB, यहां लिख सकते हो कि AB हैज ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। ओनली वन मिड पॉइंट इसका होगा, इस एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी, इसमें डाउट तो नहीं है, चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें बोला था इसने कि AB एक लाइन है, C इसका एक मिड पॉइंट है। प्रूव करना है कि इस लाइन का एक से ज्यादा मिड पॉइंट हो सकता है, हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट। इसने कहा है कि आपको प्रूव करना है कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। हमने क्या मान लिया, माना क्या है, हमने
कि इसके 2 मिड पॉइंट है, एक तो है ही है सी और हमने मान लिया कि डी भी इसका एक मिड पॉइंट है। अब जब डी इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ए सी और ए डी इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की, यहाँ से हमने सेकंड इक्वेशन सॉल्व की। फर्स्ट और सेकंड से हम देख रहे हैं कि 1/2 AB 1/2 AB आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 AB और 1/2 AB अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के। जब AC AD के इक्वल हुआ इसका मतलब है कि ये जो दोनों पॉइंट है कहीं ना कहीं एक ही जगह इस पर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि AB हैज ओनली वन मिड पॉइंट, दैट इज C। अगला क्वेश्चन इसका एक और है, वो भी देख लेते हैं उसमें क्या पूछा है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते ना। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल है किसके, BD के, AC इक्वल है BD के। ये मैंने ये लिख दिया गिवन है, क्या लिख दिया, गिवन। प्रूव क्या करना है, तो यहां लिखो प्रूव करना है बेटा आपको AB इक्वल है CD के। AB ये वाला AB ये दिस वन, कलर चेंज कर लेता हूं, ओके। ये जो देख रहे हो AB इक्वल है किसके, CD के। अब क्वेश्चन को समझो, हमसे पूछ रहा है AC, तो यहां से ही लिखेंगे जहां गिवन है AC इक्वल है BD के। हमने लिखा AC को हम कितना लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC लिख सकते हैं ना। और हम BD को कितना लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई पॉइंट आपका इक्वल के साइड में इक्वल सेम वैल्यू आ रही है तो सेम वैल्यू आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या, AB और इधर क्या बचा, CD। यही तो प्रूव करना था, AB इक्वल है CD, है ना। इट्स प्रूव, इसका मतलब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, इजी है ना। तो ये आपका यूक्लिड ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई आपकी, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि सर ये वाली चीज अभी भी हमारी मिस हो गई है, राइट।